हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 5th, दैट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, यूनिट 4 तक मैंने सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अब आप लास्ट यूनिट पे आ गए हो। तो देखो, शुरू करते हैं। तो हमारी ना दो तरह की कैपिटल होती है। टोटल कैपिटल ऑफ बिजनेस में एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो फंड होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और ये जनरली यूज किया जाता है जो हमारी परमानेंट एसेट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, अगर दूसरी चीज पे हम समझे तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज होता है बिजनेस के अंदर, और इसे हम शॉर्ट टर्म नीड को फाइनेंस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल को डिटेल में समझे तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है हर एक बिजनेस के लिए। ये इंश्योर करता है कि फर्म के पास ना सफिशिएंट फंड हो अपनी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए और अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जब हम ये कहें कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम जो लिक्विडिटी है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बीच में बैलेंस कर रहे हैं। लिक्विडिटी मतलब कि हम जो है शॉर्ट टर्म डेट को मीट कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि हम एडुकेट रिटर्न जो है अर्न कर पा रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने वर्किंग कैपिटल रख रखा है तो इसका मतलब है कि उतना जो कैश है मैंने कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करा है। ठीक है, तो मतलब मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि ये कैश मैंने ऐसी आइडल रख रखा है वर्किंग कैपिटल में इंगेज करके। अगर मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करती तो मुझे उस पर प्रॉफिट मिलता, इंटरेस्ट आता। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल भी ना दो तरह की होती है। सबसे पहले होती है हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड देन वी हैव द नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो टोटल करंट एसेट है उसे हम कह देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट क्या होती है? तो करंट एसेट वो एसेट होती है जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारा इन्वेंट्री हो गया जो कि हमारा करंट एसेट में आता है, और ये पूरी लिस्ट है करंट एसेट की जो आप पढ़ सकते हैं। देन आता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं दैट इज हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। ये रिप्रेजेंट करती है कि कितना पोर्शन जो करंट एसेट का है वो हमने लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस कर रखा है। देखो, करंट लायबिलिटी मतलब जो हमने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हमारी है या शॉर्ट टर्म पे मैंने लोन ले रखा है, दैट इज करंट लायबिलिटी। तो अगर मैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि कितना पोर्शन करंट एसेट का मैंने लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस कर रखा है, और ये डिपेंड नहीं करता और ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे डिपेंड नहीं करता। करंट लायबिलिटी की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। सो अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखूं, इट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि हमारी लिक्विडिटी अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इशू आ रखा है। अब हमें ज़रूरत क्या है वर्किंग कैपिटल को इतने अच्छे से रखने की? क्या नीड है वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की? तो सबसे पहले है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। देखो, अगर हमारे पास एडिकेट वर्किंग कैपिटल होगा तो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है ना वो प्रॉपरली चलती रहेंगी, डेली ऑपरेशंस हमारे बहुत ही स्मूथली चलते रहेंगे। देन एनहांस द गुडविल। अगर कंपनी अपने सप्लायर या क्रेडिटर्स को टाइम पे अपना पेमेंट कर पा रही है, मतलब मैंने ना मिस्टर एक्स से कुछ सामान लिया और अगर मैं इसे टाइम पे इसका पेमेंट वापस दे पा रही हूँ तो अगली बार भी ये मुझे मुझे सामान दे देगा। तो मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रही हूँ, रिलायबिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर और हमारी रेपुटेशन भी बढ़ती है। देन इम्प्रूव द क्रेडिट वर्थिनेस। जिस फर्म के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होती है ना उसे ईजिली लोन भी मिल जाता है और क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो इसलिए इन फर्म्स को फाइनेंशियल स्टेबल कहा जाता है और कैपेबल ऑफ रिपेइंग अ डेट ऑन टाइम जैसी इनकी इमेज बन जाती है। देन एबिलिटी टू फेस अ क्राइसिस। जो एडिकेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास होती है ना तो हम बिजनेस के जितने भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है लाइक इकोनॉमिक स्लो डाउन, सडन इंक्रीज इन कॉस्ट या डिले पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, उसको बहुत ईजिली स्मूथली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेटिंग एंड द कैश साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? तो ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम है जो कंपनी को लगता है अपने रॉ मटेरियल को और अपने वेजेस और अदर एक्सपेंसेस को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होती है कि हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है,
फिर उसको उसके अंदर हमने वेजेस वगैरह सब पे करी और फाइनली हमने जो गुड्स थे वो सेल कर दिए। तो ये जो टाइम पीरियड है कि रॉ मटेरियल परचेस करने से अपने सामान बेचने तक का, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखो क्या होता है कि हमारी जो परचेज और सेल है वो मोस्टली क्रेडिट पे होती है, ठीक है। तो एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है वो हो सकता है उस सेम टाइम पे ना हो। जैसे मान लो मैंने जो परचेस किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, तो मैंने हो सकता है कि वो परचेस क्रेडिट पे की हो, तो मेरा कैश अभी नहीं गया क्योंकि मैंने क्रेडिट पे परचेस कर लिया। वैसे ही अगर मैंने सेल कर दिया तो हो सकता है मैंने क्रेडिट पे सेल किया हो, तो हो सकता है अभी पैसा मेरा नहीं आया। तो एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द कैश सेम टाइम पे नहीं होता। तो ये जो गैप होता है पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर रिसिप्ट ऑफ कैश का फ्रॉम द कस्टमर, इसे कहते हैं कैश साइकिल। कैश साइकिल वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पे तुम्हारे पास कैश नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल टर्म में कहो तो ऑपरेटिंग साइकिल शो करते हैं कि कितना टाइम बिजनेस को लग रहा है अपने रिसोर्सेज को कैश में टर्न करने के लिए, और कैश साइकिल ये मेजर करता है कि कितना डिले हो रहा है, आपने जो पैसा खर्च कर दिया बट एंड जो पैसा आपको वापस मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, मतलब मैंने अटैच किया है ऑपरेटिंग साइकिल का भी और कैश कन्वर्जन साइकिल का भी। यू कैन सी कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट चीज दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ऑपरेटिंग साइकिल एवरेज टाइम है जो बिजनेस को लगता है अपने कैश ऑन प्रोडक्शन को सेल गुड्स करके कनेक्ट करने में उस पैसे को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल की हेल्प से हम वर्किंग कैपिटल को बहुत अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी लंबी ऑपरेटिंग साइकिल उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो की टाइम पीरियड चाहिए होते हैं, एक तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और दूसरा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के अंदर हमारे ये तीन चीज़ आते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है? वो टाइम, वो टोटल टाइम जिस टाइम तक जो स्टॉक है वो हमारे पास रहा बिकने से पहले, ठीक है। मान लो मैंने बहुत सारे गुड्स बना लिए, अब ये गुड्स बन तो गए क्योंकि फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन अभी बिकने में, इन्हें सेल्स होने में लगा 1 महीना। तो ये जो 1 महीना है वो हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। तो इसके सब अंदर सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम होता है जब हमने रॉ मटेरियल को परचेस कर लिया एंड उसका जब यूज़ किया। मान लो मैंने परचेस कर लिया रॉ मटेरियल आज, ठीक है, लेकिन मैंने उसका जो यूज़ किया वो किया 15 दिन बाद। तो ये जो 15 दिन का पीरियड था ना, ये मेरा है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 365 डेज। सिमिलरली जो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड होता है उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज वर्क इन प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365 डेज। देन फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड भी वही होता है कि लेंथ ऑफ पीरियड जब हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया है लेकिन उसको एक्चुअली अभी सेल करने में टाइम है। जैसे मैंने, मान लो मेरे आज जो हैं वो मेरे फिनिश्ड गुड्स बन गए हैं, अब मैंने उन्हें बेचा है 20 दिन बाद, तो ये जो 20 दिन लगे हैं दैट इज फिनिश्ड गुड होल्डिंग पीरियड, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 डेज, ठीक है। देन हमारा आता है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड क्या है? वो लेंथ है, लेंथ ऑफ टाइम जब हमने क्रेडिट सेल करके कलेक्शन किया था कस्टमर से। जैसे मान लो मैंने सेल तो कर ली थी 15 दिन पहले, 15 डेज अगो मैंने सेल कर ली थी, क्रेडिट सेल हो गई थी, लेकिन मुझे पैसे जो हैं वो आज मिले हैं। तो ये जो पीरियड है ना 15 दिन का, ये हमारा होगा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कि कितना टाइम हमें लग गया है वो जो अमाउंट है वो कलेक्ट करने में। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज रिसीवेबल अपॉन टोटल क्रेडिट सेल इनटू 365 डेज। तो अगर मैं अब ऑपरेटिंग साइकिल देखूँ तो ऑपरेटिंग साइकिल इज सम ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ओके, नाउ मूविंग टू द कैश साइकिल। कैश साइकिल क्या होती है? देखो कैश साइकिल क्या होती है ये तो मैंने बता दिया। कैश साइकिल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैश साइकिल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल में से अकाउंट पेएबल पीरियड हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट पेएबल पीरियड क्या आता है? क्रेडिट पेमेंट पीरियड या अकाउंट पेएबल पीरियड सेम ही होता है। ये वो एवरेज टाइम होता है जो कंपनी ने लिया है अपने सप्लायर को पे करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद। मतलब रॉ मटेरियल परचेस कर लिया लेकिन कितने टाइम बाद उसने सप्लायर को एक्चुअल कैश पे किया है, वो जो पीरियड होता है दैट इज क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज पेएबल अपॉन टोटल क्रेडिट परचेस इनटू 365 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू टू बी स्टे फोकस ऑन दिस
दैट एग्जामिनेशन में अगर कभी भी तुम्हें क्रेडिटर पेमेंट पीरियड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, भले ही तुमसे कैश ऑपरेटिंग साइकिल ना पूछा हो, यू नीड टू कैलकुलेट दैट। अगर वो क्रेडिट पेमेंट पीरियड दे रखा है ना इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा के आनी है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ जो वर्किंग कैपिटल है वो फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो कई सारे क्राइटेरियाज पे हम वर्किंग कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किया था ग्रॉस और नेट के बेसिस पे, ठीक है। उसी ऐसी ही हम जो है टाइम पीरियड के बेसिस पे या किस तरीके से हम फाइनेंस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को, उसको हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। ये वो पोर्शन होता है इन्वेस्टमेंट का करंट एसेट के अंदर जो परमानेंटली बिजनेस में रहता है, एक फिक्स्ड एसेट की तरह, ठीक है। ये मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट है जो चाहिए ही किसी भी बिजनेस में, ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बना रहे। ये कैपिटल कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट की जाती है सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट में, और ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन और सेल एक्टिविटी के लिए चाहिए। मतलब एक बार ये जो अमाउंट है वो चला गया वर्किंग कैपिटल में, एक बार इन्वेस्ट हो गया, तो इतना हमें हमेशा ही चाहिए थ्रू आउट द टाइम। मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के अंदर मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए, और ये 2 लाख ऐसे हैं जो हमेशा ही एटलीस्ट 2 लाख रुपए बिजनेस में लगे होने चाहिए। दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, दैट इज वेरी सिंपल, जो मैंने अभी मीनिंग समझाया उसी से ये जनरेट होती है। देन वी हैव टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ये वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल होती है जो हमें एक स्पेसिफिक पीरियड में चाहिए होती है ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल। मान लो मतलब ये ना ऐसे चाहिए होती है कि सीजनल वर्किंग कैपिटल इसे कह सकते हैं, कि जब सीजन का टाइम है तभी हमें ये चाहिए। जैसे कि स्वीट्स ले लो, अगर मेरी स्वीट्स की शॉप है तो मुझे दिवाली के टाइम पे ज़्यादा अपनी इन्वेंट्री चाहिए होगी, तो दिवाली के टाइम पे इन्वेंट्री के अंदर जो मैंने पैसा लगाया दैट इज़ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वो एक सीज़न में मेरे को चाहिए। या फिर अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के टाइम पे मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, है ना। तो दैट इज़ कि एक सीज़न में, एक पर्टिकुलर सीज़न में, टाइम पीरियड में जो मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ रही है, दैट इज़ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक ना डायग्राम अटैच किया है ताकि तुम्हें पता चले कि किस तरीके से टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होती है। तो देखो ये पूरा टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड में मुझे इतना अमाउंट तो हमेशा ही चाहिए, तो ये मेरा हो गया परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो मुझे हमेशा ही चाहिए। और ये वाली चीज़ जो कभी मुझे ज़्यादा चाहिए, कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, दैट इज़ वेरिएबल या फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है। ये तो हो गया एक कांस्टेंट एनुअल प्रोडक्शन फर्म का, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ग्रोथ फर्म की बात करूं, ग्रोथ फर्म जो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, उस केस में हमारा जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल सीजनल ऑपरेशन है वो कुछ ऐसा शो होगा। देखो क्योंकि ये ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म है तो मतलब जैसे जैसे हमारा जो फर्म है वो एक्सपेंड होगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होगी ओवर द टाइम। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट हमें हमेशा इतनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है तो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और उसके ऊपर से कभी तो इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है, जो आप देख सकते हो। तो ये है ग्रोथ फर्म। और अभी जो मैंने आपको बताया था ये उस फर्म के लिए है जो कांस्टेंट है, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस केस में हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नोट है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल हमेशा फाइनेंस होना चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जैसे फिक्स्ड कैपिटल होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस होगी तो रिस्की होगी, क्योंकि ये अमाउंट हमेशा एज अ फिक्स्ड हमें हमेशा ही चाहिए अपने बिजनेस में। तो अगर हम इसे शॉर्ट पीरियड से फाइनेंस करेंगे ना, तो लेटर ऑन क्या होगा कि हमें जल्दी से पे बैक करना होगा और फिर हमें दोबारा लोन उठाना पड़ेगा, तो दिक्कत पड़ी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या सारे डिटर्मिनेंट हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, हमारा किस तरीके का बिजनेस है और कितना बड़ा बिजनेस है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर मेरी ट्रेडिंग फर्म है तो मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू सर्विस फर्म, ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल, अगर मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ही लंबी है तो मेरा फंड जो है ज़्यादा टाइम तक रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में
टाइड अप रहेगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। सीजनल फ्लक्चुएशन, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें सीजन में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, जैसे पीक सीजन में, और मुझे ऑफ सीजन के टाइम पे तो बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। देन क्रेडिट पॉलिसी, अगर मेरी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है कस्टमर रिसीवेबल पे, मतलब मैं ना क्रेडिट पे सामान ज़्यादा बेचती हूँ और जल्दी से ना पैसे कलेक्ट भी नहीं करती, तो मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने सामान तो बेच दिया, सेल्स तो हो गई, बट पैसा नहीं आया। तो पैसा आने में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतने टाइम के लिए मुझे कहीं और से पैसा चाहिए होगा, तो मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर मेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। डिविडेंड पॉलिसी, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे कर देती है और रिटेन करती है बहुत ही कम प्रॉफिट, तो वर्किंग कैपिटल उसके पास बहुत ही कम होगी, क्योंकि भाई सारा पैसा तो तुमने डिविडेंड में दे दिया, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का, मतलब इन्वेंट्री को बहुत जल्दी हम बेच पा रहे हैं और जल्दी पेमेंट कलेक्ट कर पा रहे हैं, अपने जो भी मैंने क्रेडिट सेल करी है उसमें से मैं जल्दी पेमेंट कलेक्ट कर पा रही हूँ, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस एक्सपैंडिंग है, तो मैंने जैसे अभी तुम्हें बताया कि ग्रोथ फर्म में क्या होता है कि अगर तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंडिंग होता है तो तुम्हारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रही होती है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी जैसे मेरा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, एस्टिमेटिंग अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, इसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि वर्किंग कैपिटल ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेल्स के, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया कि 20% ऑफ द सेल इज माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑलवेज। तो अगर मेरी सेल्स हो रही है 1 लाख, तो उसका 20% जो है 1 लाख का 20%, दैट इज सेल्स का 20% फिक्स परसेंटेज, वो मेरा होगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और फिक्स्ड एसेट मेथड, यहाँ पे क्या होता है कि हम ना, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स का फिक्स्ड परसेंटेज एज अ वर्किंग कैपिटल लिया था, बट इस मेथड में क्या होता है कि या तो मैं टोटल एसेट का या फिर फिक्स्ड एसेट का जो फिक्स्ड परसेंटेज होता है वो मैं एज अ वर्किंग कैपिटल लेती हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड आता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड सबसे एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा है, लंबी है, तो तुम्हें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, ये कहती है कि जितनी ज़्यादा ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होगी, जितनी लॉन्गर होगी, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। तो इसे कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हर एक कंपोनेंट है करंट एसेट का, करंट लायबिलिटी का, उसे सेपरेटली एनालाइज करना पड़ता है और उसका फिर हम टोटल करके देखते हैं। तो इसका कंप्यूटेशन देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का कंप्यूटेशन करते हैं। प्रोडक्शन इन यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट, कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और हर यूनिट पे मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके एवरेज रॉ मटेरियल की होल्डिंग पीरियड क्या है डिवाइड बाय 365। वैसे ही इन्वेस्टमेंट इन वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन यूनिट और कॉस्ट कितनी आ रही है वर्क इन प्रोग्रेस की पर यूनिट, और फिर सेम ही चीज़ हमने दोबारा लगा दी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन फिनिश्ड गुड का भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ट्रेड क्रेडिट और पेएबल पॉलिसी का भी करेंगे। देखो, जो अभी तक ये सारे कंपोनेंट है ना, ये वाली चीज़, ये क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग साइकिल को बड़ा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना सारी ऐड होती हैं ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं ऐड। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं, ट्रेड क्रेडिट और अदर पेएबल, ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल को कम करते हैं, क्योंकि ये माइनस होती हैं। ठीक है, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल को भी ये रिड्यूस करते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले क्रेडिटर और वेजेस एंड एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 365। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को, मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर हम सबको इनको ऐड करके ये सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है हमारी प्रॉपर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग साइकिल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो सबसे पहले ये डिटेल और रियलिस्टिक होती है। दूसरा, ये एक्चुअल मार्केट और बिजनेस कंडीशन पे बेस्ड होती है, और ये हेल्प करती है कि हम वर्किंग कैपिटल के हर एक कंपोनेंट को बहुत ही प्रिसाइसली अंडरस्टैंड करें। ये ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू अदर मेथड।
अगर मैं देखूँ कि इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारी कैलकुलेशन तुमने जैसा अभी देखा करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है हैवीली एस्टीमेट और प्रोडिक्शन साइकिल, कलेक्शन पीरियड, एस्टिमेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर इसमें पॉसिबिलिटी होती है एरर ऑफ मिसजजमेंट। मान लो मैंने एस्टिमेट जो है वो गलत कर लिया, तो मेरा पूरा तो सारी चीज़ें ही गलत हो जाएंगी स्टार्टिंग से, ठीक है। देन वी हैव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट। देखो हमारी जो मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिजायर लिक्विडिटी लेवल। अगर हम तीनों फैक्टर को देखें तो हमारी ना 3 तरह की पॉलिसी होती है। सबसे पहले हमारी पॉलिसी होती है एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव पॉलिसी डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। देन कंजर्वेटिव एंड थर्ड इज हेजिंग या मैचिंग पॉलिसी। अगर हम एग्रेसिव पॉलिसी को देखें तो इसमें क्या होता है, हम डेटर से बहुत जल्दी पेमेंट कलेक्ट करते हैं और क्रेडिटर को बहुत ही लेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि हम लो रिस्क पे फोकस करते हैं और फाइनेंशियल सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। इवन इफ हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी कम रहे, लेकिन हम रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते। यहाँ पे हम करंट एसेट बहुत ही हाई मेंटेन करते हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल, और इन करंट एसेट को अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से ज़्यादा रिले करते हैं। लाइक हम ना शॉर्ट टर्म से इनको फाइनेंस नहीं करते, लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हैं, ओके। देन वी हैव द हेजिंग या मैचिंग वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम बैलेंस पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं रिस्क और रिटर्न के बीच में। जो शॉर्ट टर्म एसेट है उनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से मैच करते हैं, उसे फाइनेंस करते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जैसे कि फिक्स्ड और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, उसे हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करते हैं। और इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं हेजिंग या मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि हम जो भी एसेट हमने परचेस करी है उसके टाइम पीरियड को, उसकी जो लाइफ ऑफ एसेट है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं मैच्योरिटी पीरियड ऑफ फाइनेंस। मान लो मैंने परचेस किया मशीनरी, तो मेरे को पता है कि मशीनरी मेरे की जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है। 10 साल के अंदर अंदर ये मतलब मेरे को पूरा रिटर्न भी दे देगी और मेरा सब कुछ हो जाएगा, और इसलिए 10 साल के बाद डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो मैं जिस पैसे से, मतलब मैंने लोन उठाना है और मशीनरी परचेस करने के लिए, तो मैं जहाँ से लोन उठाऊंगी ना, तो मैं लोन का टाइम पीरियड भी 10 साल ही देख कर उठाऊंगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड हेजिंग। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर ऑफ द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के क्या क्या इंडिकेटर हैं, तो देखो सबसे पहला इंडिकेटर होता है करंट एसेट एंड द टोटल एसेट के बीच का रेशियो। यही सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जनरली फ्लक्चुएट होती है सेल्स के साथ, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारी सेल्स से कोई उसका वेरिएशन नहीं होता। तो अगर मेरा करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट का जो रेशियो है वो कम है, तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत ही एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी फॉलो कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो करंट एसेट है वो बहुत ही कम कर रखी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हायर रेशियो है तो उसका मतलब है कि मैंने कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो कर रखी है, क्योंकि मेरी करंट एसेट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू मेरी टोटल एसेट। देन यहाँ पे टॉपिक है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो मेरी इन्वेंट्री होती है, जो मेरी करंट मेरी जो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल हमें लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर सकती है बट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। आप एक बार रोक के इसको पढ़ लो, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, वो है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल मिक्स, कि किस तरीके से हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, लॉन्ग टर्म फंड कितना रखना है, शॉर्ट टर्म फंड कितना रखना है वो। तो देखो एक जो इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है ना, उसमें 2 की फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। पहला ये कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी करंट एसेट के अंदर, और दूसरा ये कि राइट मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू सपोर्ट दीज एसेट। मतलब जो हमें करंट एसेट परचेस करनी है वो कितनी हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से करनी है और कितनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से करनी है। और इसी बैलेंस के बेसिस पे 3 मेजर अप्रोचेस होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। पहला हेजिंग एंड मैचिंग अप्रोच, फिर दूसरा कंजर्वेटिव अप्रोच, एंड थर्ड इज एग्रेसिव अप्रोच। अब डिटेल में इन अप्रोच को पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला अप्रोच है हेजिंग एंड मैचिंग अप्रोच। इसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हम जो भी एसेट खरीद रहे हैं उसको हम मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंसिंग सोर्स से मैच करते हैं। मान लो मैंने एक लोन लिया और वो जो लोन था वो 1 लाख रुपए का था, ठीक है। उस 1 लाख का लोन लेके मैंने एक एसेट परचेस करी ए, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जो मेरी लोन की लाइफ है और एसेट की लाइफ है वो सेम होनी चाहिए। लोन की लाइफ अगर 6 ईयर है, मतलब आफ्टर 6 ईयर्स मुझे ये लोन वापस करना है, तो एसेट की लाइफ भी मेरी 6 ईयर्स होनी चाहिए, ताकि इस
6 साल में ये 1 लाख रुपए जो है वो इकट्ठा कर सके। ठीक है, इस अप्रोच को मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ पे जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड, वो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस की जाती है, और जो टेम्परेरी और सीजनल वर्किंग कैपिटल होती है वो शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस की जाती है। देन आता है हमारा कंजर्वेटिव अप्रोच। देखो कंजर्वेटिव अप्रोच पे ना सेफ्टी और लिक्विडिटी पे फोकस किया जाता है, मतलब प्रॉफिट पे नहीं इतना फोकस किया जाता, सेफ्टी और लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये अप्रोच ये सजेस्ट करता है कि आप जो अपनी जितनी भी करंट एसेट है, चाहे वो शॉर्ट मतलब करंट एसेट में भी टेम्परेरी हो या फिर आपकी परमानेंट कैपिटल हो, कैसी भी हो, आप सबको लॉन्ग टर्म फंड से ही फाइनेंस करो। शॉर्ट टर्म सोर्स सिर्फ इमरजेंसी नीड के लिए ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी फिक्स्ड एसेट है और परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो तो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस होती ही है, इसके अलावा जो पीक वर्किंग कैपिटल है वो भी हमारी लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस होती है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि सेफ्टी को किनारे कर देते हैं और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को। यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये अप्रोच ये कहता है कि आप जो अपनी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, इवन जो पार्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, वो भी शॉर्ट टर्म सोर्स से ही फाइनेंस करो। और कभी कभी अगर इसका लेवल इंटेंस होता है तो कुछ कंपनीज में ऐसा भी किया जाता है कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट भी हमारी शॉर्ट टर्म डेट से ही फाइनेंस कर ली जाती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट जो है वो सस्ता पड़ता है और उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है। देन मैंने यहाँ पे एक पूरा ग्राफ लगाया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि किस तरीके से ये कंजर्वेटिव, हेजिंग और एग्रेसिव अप्रोच जो है वो होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे मैंने इसका कंपैरेटिव एनालिसिस दे रखा है। मैंने आपको समझा दिया है कि हेजिंग, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है, तो अब आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअली, तो आप इस तरीके से इसे पूरा लिख के आ सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू सॉल्व। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे कि वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखा है एक्स लिमिटेड प्लान टू सेल 1,20,000 यूनिट नेक्स्ट ईयर, मतलब एक साल में 1,20,000 यूनिट वो सेल करने वाला है। जो कॉस्ट है वो दे रखी है रॉ मटेरियल मतलब 100 रुपये की है, वेजेस की 30, ओवरहेड जो है वो 25 का है, लेकिन ओवरहेड के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 5 रुपये का। सेलिंग प्राइस जो है वो 200 है। अब ड्यूरेशन क्या है, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल, अब आपने पहले पार्ट में पढ़ी होगी कि ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम होता है कि रॉ मटेरियल में कितने महीने तक हमारा सामान फंसा हुआ है, लगा हुआ है, फिनिश्ड गुड स्टेजेस में कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम पीरियड दे रखा है 2 मंथ, 1 मंथ, 0.5 मंथ एंड 1 मंथ। ठीक है, उसके अलावा बोला है कि हमें एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश जो है वो 5% है। याद रखना, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश हमारा 5% है ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो चलो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैंने ना इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन ली है कि इट इज़ एज्यूम कि जो रॉ मटेरियल इशू किया गया है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो प्रोसेस के स्टार्टिंग में इशू किया गया है। ठीक है, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा वो 50% है कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने अजम्पशन खुद से ली है। आप ऐसे अगर कुछ भी अजम्पशन लेकर आते हो, आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि अगर आप अकाउंट्स में या फाइनेंस में कुछ भी अजम्पशन लेते हो तो आप उसको नीचे लिख देते हो सॉल्यूशन में। तो आई हैव टेकन दिस अजम्पशन टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कुछ दिया नहीं गया था कि वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना है और किसके हिसाब से है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये ईयरली प्रोडक्शन है, नेक्स्ट ईयर में 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी, बट यहाँ पे हमें मंथ के हिसाब से चीज़ें दे रखी हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस हमें पहले मंथली प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, ये जो ईयरली मेरी प्रोडक्शन है इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 12 से, एंड वी विल गेट कि हम एक मंथ में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, डेट इज 10,000। तो 10,000 यूनिट हम पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे। अब हम एक एक करके रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है ₹100 पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट हमें कॉस्ट इतनी दे रखी है। बोला है कि जो हमारी हेल्ड करी जाएगा रॉ मटेरियल वो 2 मंथ के लिए करा जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। एक मंथ में हमें कितना अमाउंट चाहिए, 10,000 यूनिट का। ठीक है, अगर 2 मंथ के लिए चाहिए तो मतलब 20,000 यूनिट हमें चाहिए होंगी, मल्टीप्लाई बाय जो इसका अमाउंट है फॉर कैलकुलेटिंग अ वैल्यू। सो हमारे पास जो रॉ मटेरियल की वैल्यू आ रही है, रॉ मटेरियल वैल्यू इज इक्वल्स टू 20 लाख। ठीक है,
अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की। देखो वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमने ये अज्यूम किया है कि वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो वेजेस और ओवरहेड का जो टोटल है उसका 50% कंप्लीट है, बट जो मटेरियल है मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका तो पूरा ही लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा, ठीक है, उसकी हमने ऐसी कोई assumption नहीं ली। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू की जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो अमाउंट हमें निकालना है। तो देखो हमारा जो मटेरियल का अमाउंट है वो 100 है, ठीक है, और जो हमारा मशीनरी है, सॉरी, वो जो हमारा वेजेस है वो 30 है और ओवरहेड हमारा 25 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ना ध्यान देने वाली है, यहाँ डेप्रीसिएशन दे रखा है 5%, ठीक है, वो सॉरी 5 रुपीज़, डेप्रीसिएशन 5 रुपीज़ दे रखा है, और डेप्रीसिएशन हमारी नॉन कैश एक्सपेंस है। तो हम ओवरहेड की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करने के लिए 25 में से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे वेजेस हो गया हमारा 30, ओवरहेड हो गया 20, ठीक है, टोटल कितना हो गया 50। और हमने क्या अज्यूम किया था कि ये 50% है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 50% रहेगा। तो 50 का अगर हम 50% निकालेंगे तो क्या आएगा 25। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 25। सो फॉर कैलकुलेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू जिस अमाउंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी 125, ठीक है। अब वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर सिर्फ हमारा 1 मंथ का टाइम दे रखा है, सो 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ इंटू 125, हमारे पास आंसर आएगा 12,50,000, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लिया, नाउ वी हैव द फिनिश्ड गुड। अब हम फिनिश्ड गुड कैलकुलेट करेंगे। देखो फिनिश्ड गुड में हमारा क्या लिखा हुआ है कि 0.5 मंथ के लिए हमें यूनिट हेल्ड करनी है। सो हम 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, जिसके पास हमारी वैल्यू आएगी 5,000 यूनिट, मतलब हमें इतनी यूनिट्स चाहिए। अब इसकी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें कोस्ट से मल्टीप्लाई करेगी। अब वो कोस्ट कौन सी है, तो देखो हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स का जो कोस्ट है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ये टोटल कैश एक्सपेंस होगी, ठीक है। तो मतलब 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20, 25 नहीं 20, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। सो इट विल बी 150। तो हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5,000 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,50,000, ठीक है। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स। देखो डेटर्स हमें दे रखे हैं फॉर द 1 मंथ, डेटर्स का टाइम पीरियड है 1 मंथ। सो नाउ कैलकुलेटिंग यूनिट्स हेल्ड, फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट हेल्ड मैं जो टोटल यूनिट है 1 मंथ की 10,000 उसकी मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, एंड फॉर कैलकुलेटिंग अ वैल्यू मैं इस 10,000 की मल्टीप्लाई करूंगी 150 से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 15 लाख। अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, बस अब मुझे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है सबको ऐड करके। मैंने यहाँ इस टेबल में वो सारी वैल्यूज डाल दी हैं, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, डेटर्स की, एंड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मैं इन सबको ऐड कर दूंगी, और ऐड करके मेरे पास आएगा 55 लाख, ठीक है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमसे बोला गया था कि हमें जो डिज़ायर कैश बैलेंस है वो 5% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अभी हमें ये डिज़ायर कैश बैलेंस भी कैलकुलेट करना है, और तभी हमारा पूरा नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। फॉर कैलकुलेटिंग कैश बैलेंस मैं अपने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पे जो कि 55 लाख था उस पर 5% का अमाउंट कैलकुलेट करूंगी। इसका कैलकुलेटर आई होप तुम सबके पास होगा ही, सो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इट विल बी 2,75,000, ठीक है। एंड नाउ फॉर कैलकुलेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल मैं 55 लाख में, ये जो मेरा 55 लाख ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आया था इसमें ये 2,75,000 का अमाउंट ऐड कर दूंगी, एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर दैट विल बी 57,75,000। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आफ्टर सॉल्विंग अ क्वेश्चन हम अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल। अब देखो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल वो लार्ज सम ऑफ फंड होता है जो हमारा ट्रेड डेटर्स के अंदर जो है वो टाइड अप हो रखा होता है, और ये करंट एसेट का ही पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द फर्म में, ठीक है। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाता है टुवर्ड इंक्रीजिंग टर्नओवर एंड प्रॉफिट।
रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें रिसीवेबल को मैनेज करना है, क्योंकि उसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ओवरऑल क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी क्या होगी और हम किस तरीके से इंडिविजुअल के क्रेडिट एप्लीकेंट को इवैल्यूएट करेंगे। मान लो ये चिंटू है, इसने मेरे को बोला कि मुझे 5 लाख का माल दे दो, ठीक है, और मेरे कपड़े की दुकान है, तो इसने मेरे को बोला 5 लाख का आप कपड़ा मेरे को सप्लाई कर दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो पहले मैं देखूंगी कि क्या चिंटू की क्रेडिट वर्थनेस कैसी है, मतलब पिछली बारी मैंने जब इसे सामान दिया था इसने टाइम पे पैसा वापस किया था नहीं किया था, उसको इवैल्यूएट करने के बाद ही मैं सोचूंगी कि इसको पैसे दे, इसको सामान उठवाना है या नहीं उठवाना। नाउ कोस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, कौन कौन सी कोस्ट है, तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट का मतलब क्या होता है कि ये वो कोस्ट होती है जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी की वजह से होती है, जैसे क्रेडिट की इन्वेस्टिगेशन करना, हम मतलब मैं चिंटू की जो इन्वेस्टिगेशन करूंगी, सुपरविजन कोस्ट जो होती है, टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एक्वायर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन कॉस्ट जो होती है वो सारी, देन कैपिटल कॉस्ट। अब देखो क्योंकि मेरा पैसा जो है वो ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट मैंने कर दिया है, तो अब सेल्स के अलावा मैं कहीं और से अगर पैसा उठाऊंगी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो भी उससे अराइज होंगे वो सारी मेरी कैपिटल कॉस्ट में आएंगे। देन डिलिंक्वेंस कॉस्ट, ये क्या होता है कि मान लो मैंने चिंटू को पैसा दे दिया और चिंटू ने कहा था कि वो 30 दिन में पैसा वापस कर देगा, लेकिन 30 डेज के बाद भी उसने मुझे पैसा वापस नहीं किया, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगी उसके बाद, क्योंकि अगर चिंटू पैसा वापस कर देता तो मैं हो सकता है उसे इन्वेस्ट कर देती कहीं पे, दैट विल बी डिलिंक्वेंस कॉस्ट। देन क्रेडिट टर्म, क्रेडिट पॉलिसी एंड टर्म, देखो क्रेडिट पॉलिसी स्टैब्लिश करती है गाइडलाइन कि किस तरीके से हमें किसी को क्रेडिट देना है, और ये हाईली इन्फ्लुएंस होती है बाय द नीड टू ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ। और ये क्या ट्रेड ऑफ होता है मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो क्रेडिट स्टैंडर्ड वो बेसिक क्राइटेरिया होता है जो आइडेंटिफाई करा जाता है ये देखने के लिए कि क्या कस्टमर एलिजिबल है क्रेडिट एक्सटेंशन के लिए या नहीं। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है या फिर क्वालिटेटिव भी हो सकता है, मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे एक टर्म आती है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म क्या होता है कि पेमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है डेटर्स की, दैट इज क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड डायरेक्टली अफेक्ट होता है वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल से, और जितना ज्यादा क्रेडिट टर्म होगा, जितना लंबा होगा, उतनी ज्यादा मेरी सेल्स ऊपर जाएगी और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जितना छोटा होगा उतनी सेल्स मेरी कम होगी, लेकिन उससे मेरा बेड डेट भी रिड्यूस होगा। देन वी हैव टर्म ऑफ कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी से हमें कोई पैसा वापस कर दे, इसलिए हम थोड़ा प्राइस रिड्यूस करके भी पैसे को लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये बेनिफिशियल होता है डेटर के लिए भी क्रेडिटर के लिए भी। और इससे किस तरीके से लिखा जाता है, कॉमनली इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है 1/10 नेट 30। इसका मतलब क्या है कि मैंने मान लो ये चिंटू है, चिंटू को सामान उठवाया 5 लाख का, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि 30 दिन के अंदर अंदर तुझे ये पैसा मेरा देना पड़ेगा, तो नेट 30 में 30 दिन के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी और दी कि अगर तू अगले 10 दिन में ही मेरा पैसा वापस कर देता है तो मैं इस 5 लाख पे 1% की छूट दे दूंगी तेरे को, ठीक है। तो दिस इज 1/10 नेट 30। इट इम्प्लाई कि 1% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर 10 दिन के अंदर पे किया जाता है, अदरवाइज 30 डेज के अंदर तो देना ही है, ठीक है। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी का एम ये होता है कि हम क्रेडिट स्टैंडर्ड, टर्म और कलेक्शन पॉलिसी को इस तरीके से कंसिडर्ड करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो। नाउ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग अ रिसीवेबल। अब किस तरीके से हम मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं रिसीवेबल को। क्रेडिट मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है वो मैनेज किया जाता है कलेक्शन पॉलिसी के थ्रू, जिसका एम होता है कि हम कलेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं और बेड डेट को कम करें ताकि हमारा लॉस ना हो। तो इसके ना 3 मेथड यहाँ है। पहला एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि हम आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को डिफरेंट एज ब्रैकेट में डाल देते हैं। मान लो 1 से 20 दिन के अंदर अंदर कितना अमाउंट हो गया जिसे 20 दिन हो चुके हैं बट अभी तक पैसा वापस नहीं किया। फिर 20 से 40, मतलब ऐसा कितना अमाउंट है जो 20 से 40 दिन के टाइम पीरियड हो गया बट अभी तक पैसा वापस नहीं आया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रैकेट में डाल दिए जाते हैं, मतलब अमाउंट हम डाल देते हैं। देन कलेक्शन मैट्रिक्स। कलेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें सेल्स को हॉरिजॉन्टली और आइसोसेट रिसीवेबल्स को वर्टिकली शो करते हैं, इस तरीके से, ऐसे कुछ मैट्रिसेस, ठीक है। और ये हेल्प करती है हमें मंथ सेल रिसीवेबल डिटरमाइन करने में, मतलब वो सेल्स रिसीवेबल मंथली हम पता कर सकते हैं कि जनवरी के अंदर हमारी कितनी सेल्स रिसीवेबल अभी आउटस्टैंडिंग है जो नहीं आया।
फेब्रवरी के अंदर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो नहीं आया। ये हेल्प करती है कि हम इफेक्टिवली ये देख सके कि मंथ वाइज हमारे कितनी सेल पड़ी हुई है और मंथ पे फिर फोकस कर सके, अब पूरा मैनेजमेंट जो है वहीं पे उसी मंथ पे कलेक्शन पे फोकस कर सके। देन अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज आपने 12th में भी पढ़े होंगे। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, ये रेशियो जो है वो रिलेशनशिप शो करता है क्रेडिट सेल्स और रिसीवेबल्स के बीच में, और ये इंडिकेट करता है कि कितनी जल्दी जो रिसीवेबल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। हाई रेशियो दिखाता है एफिशिएंसी को। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड या डे सेल आउटस्टैंडिंग का क्या होता है कि हम ना ये जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 365 को रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना टाइम, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग रहा है हमारा पेमेंट रिसीव होने में हमें। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक मेगा स्टील लिमिटेड है, उनकी जो प्रेजेंट सेल्स टर्नओवर है वो 40 लाख की है, ठीक है। यूनिट सेल प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 12, फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट 5 लाख है पर एनम। प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड क्या है कि 1 मंथ का पीरियड वो देते हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें 2 या 3 मंथ का जो पीरियड है वो बढ़ा दे। वो मतलब ऐसी पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी जो है 1 मंथ की ना करके 2 या 3 मंथ की हम करें, ठीक है, जो भी प्रॉफिटेबल हो। उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि बेड डेट जो है 1 मंथ की पॉलिसी में तो 1% है, ठीक है। उसके बाद जो 2 मंथ की पॉलिसी है वहाँ पे 2% और 3 मंथ की पॉलिसी में 5% है। अगर हम सेल्स की देखें तो सेकेंड, अगर हम 2 मंथ की क्रेडिट पॉलिसी देते हैं तो हमारी 10% सेल इंक्रीज हो जाएगी, 3 मंथ की में 30% इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 75,000 से बढ़ जाएगी अगर सेल्स 30% से बढ़ती है तो। मतलब जो ये थर्ड वाला मंथ है, थर्ड 3 मंथ क्रेडिट पॉलिसी, इसके अंदर हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी वो 5,75,000 होगी, ठीक है। और फर्म को प्री टैक्स रिटर्न बताओ आप कितना आएगा अगर जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है 20% आ रहा है। तो मतलब यही है कि हमें क्रेडिट पॉलिसी कैलकुलेट करके बतानी है कि कौन सी बेनिफिशियल उनके लिए होगी, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अब मैंने इसकी ना एक टेबल भी बना लिया। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको ऐसे टेबल बनानी है 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। अब मैं देखूंगी कि कौन से वाली मंथ की पॉलिसी सबसे बेस्ट है। तो मेरी जो सेल्स दे रखी थी यूनिट्स में वो मैंने लिख लिया। नाउ इन कैलकुलेटिंग अमाउंट्स, हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो सेल प्राइस है दैट इज 20। सो अब मैं इसकी सबकी मल्टीप्लाई इन यूनिट्स की 20 से कर दूंगी। तो अगर मैं 2 लाख की मल्टीप्लाई करूंगी 20 से, आई विल गेट 40 लाख। यहाँ पे मेरे को मिलेगा 44 लाख, यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करके मिलेगा 52 लाख, ठीक है। नाउ मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेड डेट जो है हमारा वो 1%, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। बेड डेट में 1%, 2% एंड 5% दे रखा था। तो अब इस सेल्स में से मैं जो बेड डेट का अमाउंट है वो माइनस कर लूंगी, ठीक है। बेड डेट अगर मैं 40 लाख का 1% निकालूं आई विल गेट 40,000, यहाँ पे निकालूं तो आई विल गेट 88,000 एंड 52 का निकालूं तो 2,60,000, ठीक है। यहाँ पे दीज आर जीरो जीरोस, ठीक है। नाउ आई विल गेट द नेट रिसीवेबल कि कितना अमाउंट हमें नेट में रिसीव होगा, दैट इज नेट रिसीवेबल। फॉर कैलकुलेटिंग नेट रिसीवेबल मैं 40 लाख में से 40,000 माइनस करूंगी एंड आई विल गेट 39,60,000। here I will get 43,12,000 and here I will get 49,40,000, ठीक है। यहाँ तक मैंने नेट रिसीवेबल, गाइज दीज आर जीरो जीरोस, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ तक नेट रिसीवेबल कैलकुलेट कर लिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट वगैरह फिक्स कॉस्ट माइनस करके मैं अब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ है, ठीक है, पर यूनिट। सो यहाँ पे फॉर अ 1 मंथ मेरे पास आएगा 24 लाख, ठीक है। यहाँ पे आएगा 26,40,000 एंड यहाँ पे आएगा इट विल बी 31,20,000। अब मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी पिछली यूनिट्स में कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, नहीं है तो यूनिट 4 जाके रिवाइज करो। सो जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 15,60,000। हियर आई विल गेट 16,72,000
एंड हियर इज 18,20,000। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट आ गया। देन अब इसमें से मैं माइनस करूंगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मेरी दे रखी थी 5 लाख फॉर अ 1 मंथ, 5 लाख फॉर द सेकेंड मंथ, एंड 3 मंथ के लिए हमें था 5,75,000। ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो अब ये माइनस करके मेरे पास जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, दैट विल बी 10,60,000, 11,72,000, 12,45,000। ये मेरा आ गया प्रॉफिट। नाउ आई विल कैलकुलेट एवरेज डेटर्स। देखो, हमारा एवरेज डेटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड इन मंथ्स अपॉन टोटल मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी टेबल थी इसको ही कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे अब एवरेज डेटर जो है वो कैलकुलेट करूँगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, सारी चीज़ें वैल्यूज़ भी पता ही हैं फॉर्मूले इसकी, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ। आप मेरे साथ जो है इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आप कैलकुलेट करके निकाल लो और फिर देखो कि क्या ये मैच कर रहा है। सो फॉर अ फर्स्ट मंथ आई विल गेट 2,41,667। फॉर द सेकेंड मंथ 5,23,333। For the third month it will be 9,23,750। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि मेरी जो फर्म प्री टैक्स रिटर्न जो है वो 20% है ऑन अ इन्वेस्टमेंट। अब मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, यही तो है एवरेज डेटर, मतलब इतना पैसा एज अ डेटर्स के पास मेरा पड़ा हुआ है। तो वही मेरा मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट की तरह से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि अगर ये मेरे पास पैसा होता एवरेज डेटर वाला तो मैं इसे कहीं और इन्वेस्ट करती और मेरे पास 20% का इन्वेस्टमेंट आ रहा होता। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा इस पर कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है अब, है ना, दैट इज 20%। तो मैं अब इस एवरेज डेटर्स का वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है मेरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज 20%, एवरेज डेटर का 20%। तो जब मैं इसका 20% कैलकुलेट करूंगी आई विल गेट 48,333। यहाँ पे मेरे को मिलेगा 104,667, यहाँ पे मिलेगा 184,750। नाउ मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ। हमारे पास जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, उसमें से मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अमाउंट माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी। तो मेरे फर्स्ट मंथ का जो नेट प्रॉफिट आएगा इट विल बी 10,11,667। सेकेंड मंथ का आएगा 10,67,333 एंड फॉर द थर्ड मंथ इट विल बी 10,60,250। नाउ आप खुद बताओ कि कौन सी पॉलिसी हमारी सबसे बेस्ट है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट वो हमारी बेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सेकेंड मंथ की जो क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब 2 मंथ्स क्रेडिट पॉलिसी इज द बेस्ट। 2 मंथ क्रेडिट पॉलिसी में इनको फायदा है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखो, जब हम क्रेडिट पॉलिसी को इवल्यूट करते हैं ना तो उसके अंदर हमें सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, दैट इज कंपटीशन, मार्केट कंडीशन, फर्म स्ट्रैटेजी, और इसी इवोल्यूशन के बेसिस पे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो सब देख के ही अपनी क्रेडिट पॉलिसी को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट 5th है वो भी हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपने अच्छे से बाकी सारी यूनिट कर ली होंगी और आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स हमारे गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक होगा नीचे, उसमें जाके आप इन्हें बाय कर सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, यूनिट 5th के या कोई भी यूनिट के फर्दर यूनिट्स के आपको नोट्स चाहिए तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को हाइप भी करो।